राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो यूजीसी नेट के इकाई 7 में 21 कहानियाँ लगी हैं और ये कहानियाँ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि जून में नेट का एग्ज़ाम है। तो कोशिश रहेगी कि जितनी अधिक रचनाएं हो पाए उतना पढ़ लिया जाएगा, जिससे आप सभी को, जिनको भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, हेल्प मिलेगी। और जिनको नहीं भी देना होगा वो भी कहानियों के शौकीन होंगे या कोई भी एग्ज़ाम देना होगा तो सुन सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पात्र क्लियर हो जाएंगे और लेखक और बेसिक जानकारी कहानी के बारे में तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 21 कहानियाँ लगी हैं और आज हमारी पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी की लेखिका है बंग महिला, जिनका मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष, और ये कहानी प्रकाशित हुई 1904 में सरस्वती पत्रिका में। इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी या व्यंग्यात्मक कहानी भी माना जाता है, और जो बंग महिला हैं उन्हें हिंदी की पहली कथा लेखिका भी माना जाता है। इसकी भाषा देखेंगे तो तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, और इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो लेखिका खुद हैं। वो स्वयं को चंद्रदेव की प्रिय सखी कहती हैं और चंद्रदेव को भगवान चंद्रदेव कह के संबोधित करती हैं। इस कहानी का जो मुख्य विषय है वो तत्कालीन ब्रिटिश शासन की कुरीतियों पे करारा व्यंग किया गया है, और ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। भगवान चंद्रदेव को संबोधित करके एक पत्र के रूप में लिखी गई है। और चंद्रदेव से मेरी बातें को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कहानी को भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है, और ये कहानी स्वदेशी आंदोलन के समय की परिस्थितियों को दर्शाती है। कहानी में बिजली, टेलीग्राफ और रेल जैसे आधुनिक आविष्कारों का वर्णन है, जिन्हें देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। ब्रिटिश शासन पे व्यंग किया गया है और सामाजिक आर्थिक चित्रण भी किया गया है। तो ये मैंने कुछ कहानी के बारे में बता दिया आप संक्षेप में, ताकि मज़ा आए पढ़ने में आपको और समझ में आए। तो चलिए अब पढ़ते हैं। लेखिका कहती हैं कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही स्थान में करते आते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत की कितनी ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। कहते हैं कि आपका तो ना प्रमोशन होता है, ना काम बदलता है, एक ही जगह पे पड़े रहते हैं। लेकिन यदि आप भारत में होते तो अब तक तो आपको बहुत प्रमोशन मिल गया होता और पूरा देश घूम लिए होते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठ के हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते।
यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, और जब मृत्यु नहीं तब कैसा परलोक बनाना। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत दे के उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होके हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो इसमें आश्चर्य क्या है। करिए, जब भगवान का पक्ष लेके पक्षपात कर रहे हैं तो जब अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्ष लेके उनका पक्ष रखे तो इसमें आश्चर्य होने की बात क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करनी स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन अर्थात निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जइन के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृशांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जापित कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमिश्नर का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीणप्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे अर्थात छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं, और इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना। तो जब ये कहानी लिखी थी बंग महिला 1904 में तो उस समय राजधानी हमारी कोलकाता ही थी, ध्यान रखिएगा। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के लड़क दादा निकले। और यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपके चपला और अग्निदेव के माथे गढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल,
सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवा त्रैलोक्य पाविनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पे जहाँ तहाँ मोटे बृहदकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। और वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे तो उनके वीरत्व का भी खूब परिचय मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आज जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वो फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पे ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय की वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य दीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया
वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रति वर्ष पद विधान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराज नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतने भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो आप अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को बताया गया है और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लाएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। और यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वह आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वो 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आप उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिए। परंतु आपके इस मौनावलंब को भी मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। तो ये थी बंग महिला की कहानी। चंद्रदेव से मेरी बातें। लॉर्ड कर्जन की शासन नीति पे व्यंग की है, कैसा भ्रष्ट शासन चला रहा है, कोई नहीं मिला कहने को, तो भगवान चंद्रदेव से ही सारी अपनी दुख दर्द कथा सुना दी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। कुछ सुधार आप लोगों को करवाना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि ये कहानी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ।